नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंट क्लास नोट्स प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दें। ये परीक्षा चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, या फिर यूपी पीसीएस की हो, या यूपीएससी की हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और ये टॉपिक अगर एक बार समझ लें तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसको हम बहुत ही सरल और चित्रात्मक रूप से इसको पढ़ेंगे और बिना रटे इसे सीखने का प्रयास करेंगे। और देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी इससे संबंधित कोई भी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मित्रों, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था 3 वर्गों में मुख्यतः बांटी जाती है। एक थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो आपकी उत्तर भारत में थी, और ये जो आपकी स्थायी बंदोबस्त था वो आपका पूरब में था, यानी कि बंगाल उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ ये स्थायी बंदोबस्त था। और मद्रास, अगर दक्षिण साइड में जाएंगे तो मद्रास साइड में आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था दिखाई देगी। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्या था, इसके बारे में ज़रा डिटेल से जानते हैं। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में हम स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे स्टार्ट की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी 1793 की ये बात है। और ये कहाँ कहाँ पर थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और बनारस और उत्तरी कर्नाटक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसे थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने स्टार्ट किया था 1820 में, और ये मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। फिर आपकी तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसे हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, साथ ही साथ पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब जरा इसके बारे में जानते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त जो समस्त भूमि का 30% था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये भारत के समस्त भूमि का, यानी ब्रिटिश क्षेत्र जहाँ पर था उसकी बात हो रही है, उस भूमि का 19% क्षेत्र पर ये लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त समस्त भूमि की 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का था, और उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त, और फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये भारत के किन किन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त। अब जरा इसको जानते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में होता क्या था। स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ जमींदार लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए लगाए थे, और इसमें जमींदार क्या करता था, वो किसानों से रेवेन्यू को वसूल करता था, और उसका कुछ भाग वो ब्रिटिश सरकार को देता था, और उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास भी रखता था। इस प्रकार से जो जमींदार था वो मिडिलमैन की भूमिका में आ गए थे। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसमें किसान सीधे ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू देता था। लेकिन अगर महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो उस क्षेत्र में क्या था, महालवाड़ी क्या मतलब होता है महाल का, कि मतलब एक तरह से पूरा गांव का, इस क्षेत्र के अंदर एक पूरा गांव या फिर गांव का एक पूरा समूह आता था, जो एक
अपने मुखिया को रेवेन्यू देता था और मुखिया ब्रिटिश सरकार को देता था। तो यही इन तीनों के अंदर क्या है, अंतर है। अगर बात करें पृष्ठभूमि की कि ये कैसे रेवेन्यू लागू हुआ, तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो होता क्या है दोस्तों कि अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बाद, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग थे, आपको पता होगा कि बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में देर शासन को समाप्त कर दिया और भू राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया था। देर शासन का मतलब क्या था कि इसमें जो दीवानी और फौजदारी दो तरीके के विभाग बना दिए थे। फौजदारी कौन देखता था, बंगाल का नवाब देखता था, और दीवानी कौन देखता था, जिसमें लगान वगैरह जो वसूली होती थी, ये देखते थे अंग्रेज। यानी कि पैसे वाला काम तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और सिर फुटप्पल वाला काम किसको दे दिया था, नवाब को। तो अंग्रेज लगान वसूल करते थे या चुंगी वगैरह, और जो नवाब था वो क्या देखता था, लड़ाई झगड़े वाले काम देखता था। तो प्रजा में क्या हुआ था, एक रोष व्याप्त हो गया इससे, और इसको वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1772 में समाप्त कर दिया इस द्वैध शासन को। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। इसके प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 1770 ईस्वी में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। क्यों, ऊपर से ऑर्डर आ गया था ब्रिटिश सरकार का कि भाई ये व्यवस्था सही नहीं है कि आपने एक बार फिक्स कर दिया, तो भाई हो अब बीच में भी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो टैक्स बढ़ाने की, तो ये व्यवस्था उनको सही नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय जो बंदोबस्त था उसको उन्होंने कहा कि इसे बंद करो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1777 में 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया। इसीलिए अब उसमें होता क्या था कि इस व्यवस्था में हर साल भू राजस्व निर्धारित होता था कि भाई इस साल हम इतना लेंगे, अगले साल हम उतना लेंगे, उतना लेंगे, इस तरीके से ये होता था। और ये व्यवस्था कब तक चलती रही, जो 1789 से लेकर के 1790 ईस्वी तक ये व्यवस्था चलती रही। इसके बाद आता है आपको 1790 के बाद आपका स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कौन कौन सी थी, एक थी आपकी इजारादारी प्रथा, जिसे हम फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अभी हमने जिक्र किया था 5 ईयर सेटलमेंट का, जो पंचवर्षीय बंदोबस्त था उसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहते थे। और जो वार्षिक बंदोबस्त था जिसे एनुअल सिस्टम या सालाना बंदोबस्त भी कहते थे, जो 1 वर्षीय व्यवस्था थी। इसके बाद आया था आपका स्थायी बंदोबस्त। अब इनके और भी नाम हैं, जैसे कि इस्तेमारी बंदोबस्त कहें, या जमींदारी या जागीरदारी बंदोबस्त, या मालगुजारी प्रथा, ये सब एक ही के नाम हैं और ये है स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा, दूसरा था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी आपकी मालवाड़ी व्यवस्था। अगर हम बात करें इजारादारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम की, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में इजारादारी प्रथा की शुरुआत की थी। 1772 में लगान वसूली के लिए 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई, जिसे क्या कहते थे, पंचसाला बंदोबस्त कहते थे। और फिर आपको पूरी कहानी पता ही है अभी कि हमने भी इसके बारे में भी जिक्र किया है कि 1770 ईस्वी से 5 वर्ष के स्थान पर 1 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, सालाना बंदोबस्त। अब बात क्या है इसमें, जरा और डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि होता क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आए थे और उन्होंने क्या किया कि भू राजस्व व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। हालांकि बोर्ड के जो सदस्य थे ना, जॉनसन और जेम्स ग्रैंड, उन्होंने कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला और लंबे सोच विचार के बाद कॉर्नवालिस ने जो भू राजस्व की जो नई व्यवस्था को लागू किया, उसने 1790 में वार्षिक लगान के स्थान पर जमींदारों के माध्यम से 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बाद 22 मार्च 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। इसी कारण से इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। तो ये पूरी कहानी इसी बात को बताती है कि ये नाम कैसे पड़ा, स्थायी बंदोबस्त। तो आज के बाद दोस्तों आपको ये सोचने की
बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्थायी बंदोबस्त आखिर नाम क्यों पड़ा। तो यही था कि एक बार हमने रेवेन्यू डिसाइड कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, और वो 10 साल के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ जानने वाली बातें यह हैं कि 22 मार्च 1793 को लागू हुआ था और भूमि का स्वामी जमींदार होता था। लगान वसूली हमेशा के लिए निर्धारित होती थी और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था और 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। लगान वसूली पर सरकारी खर्च समाप्त हो गया था। अब सीधी सी बात है कि लगान कौन वसूल रहा है, जमींदार वसूल रहा है। तो उसमें वसूलने के लिए जो मतलब लोग लगाए जाएंगे वसूलने के लिए, उसका सारा खर्चा कौन वहन करेगा, जमींदार वहन करेगा। तो जो मतलब एक तरह से क्या है, टेंशन वाला काम जो था वो जमींदार को दे दिया। बस उनका क्या काम था ब्रिटिश सरकार का, कभी रिवेन्यू वसूल करना है और कुछ नहीं। इसको भूदती व्यवस्था भी बोलते हैं और सूर्यास्त नियम भी बोलते हैं। सूर्यास्त नियम इसे क्यों बोलते हैं, इसे इसलिए बोलते हैं कि इसमें होता यह था कि अगर जमींदार फला तारीख के सूर्यास्त होने से पहले अगर रेवेन्यू नहीं जमा करेगा तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो ये बहुत ही खराब था और इसीलिए इसको सूर्यास्त नियम भी कहा गया। और चूंकि हमें अभी बात करी थी कि 19% भूमि पर ये लागू की गई थी। और होता क्या था कि जमींदारी के लिए उत्तराधिकारी व्यवस्था थी, यानी कि जमींदार का लड़का ही अगला जमींदार होगा। तो ये व्यवस्था उसके अंदर थी। कहाँ कहाँ लागू थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर जो आपका क्षेत्र आता है, और इसके अलावा कर्नाटक का उत्तरी भाग भी इसमें समाहित था। जमींदार ही रैयत के पट्टे जारी करेगा और उसमें दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख करेगा। तो रैयत के जो पट्टे वगैरह जारी करने के जो काम थे वो जमींदार के थे, लेकिन ये काम कागजों पे थे, वो करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें फंसने का चांस रहता था कि अगर उसने पट्टे जारी कर दिए लिखित में तो भाई वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें बड़ा ही चोरी करने वाला काम था एक तरह का। तो ये कहने वाली बात थी, लेकिन ऐसा होता नहीं था जमीनी स्तर पर। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि एक किसान से एक जमींदार ने 11 बोरी गेहूं लिया, तो 10 बोरी क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार के पास जाएगा और 1 बोरी क्या रहेगा, जमींदार के पास रहेगा। तो इस प्रकार से 1/11 भाग जमींदार को मिलता था और 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को मिलता था। लेकिन ये कहने वाली बात थी, इसमें जमींदार को क्या था कि जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का प्रयास करता था। ये नहीं है कि उसे 1/11 मिला तो 1/11 बड़ी ईमानदारी से करेगा, ये तो नंबर 1 का काम था। वो ज़्यादा वसूलने का प्रयास करता था। तो इसमें शोषण किसका होता था, किसानों का शोषण होता था कि किसान 11 की जगह 13 बोरी वसूलने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा वो 11 बोरी? तो इसी तरीके से स्थायी बंदोबस्त जो था वो एक शोषण की व्यवस्था बन गई थी। अब देखते हैं आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। पहली बार 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मद्रास का जो 12 महल जिला है वो कहाँ पड़ता है। फिर 1820 में पूरे मद्रास में मुनरो के गवर्नर 1820 से 27 तक रहे थे। ये बनने के बाद क्या हुआ कि बनने के बाद ये वहाँ पे लागू किया गया। 1825 मुंबई प्रेसिडेंसी में गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन 1819 से 27 के मतलब शासनकाल रहा इनका, मतलब ये रहे और इन्होंने इसको प्रयास मतलब करने इसे लागू करने का प्रयास किया था। 1858 तक अन्य क्षेत्र जैसे पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में भी ये लागू किया गया। इस तरीके से ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर ये लागू हो गया। 30 वर्ष के बाद लगान वसूली की दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके अंदर रैयत का मतलब होता है प्रजा या किसान। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये किसानों से सीधे वसूलने वाली एक व्यवस्था थी। अब बात करते हैं महलबाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो 1819 में सर्वप्रथम ये प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो हॉल्ट मैकेंजी इस प्रस्ताव को लेकर आए थे और उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का रिकॉर्ड रखा जाए, लगान वसूली के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह या ग्राम समुदाय जिसे महाल कहते हैं को इकाई माना जाए और निर्धारित लगान वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया को दे दिया जाए, जिसे हम लंबरदार भी कहते हैं।
1822 में मैकेंजी के प्रस्तावों को कानूनी रूप दे दिया गया और 4/5 भूमि कर निश्चित किया गया। आगे चल के 1833 में विलियम बेंटिंक के समय नए अधिनियम में भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 2/3 निर्धारित किया गया और इस व्यवस्था की अवधि 30 वर्ष कर दी गई। इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया। इसके कारण मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन था, तो मार्टिन बर्ड था। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था उत्तर भारत, जिसमें आगरा और अवध शामिल है, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं वर्तमान काल में, दक्षिण भारत के कुछ जिलों के अलावा पंजाब के कुछ भागों में लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत की लगभग 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। भू राजस्व व्यवस्था के अभी हमने बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो भू राजस्व की किस व्यवस्था में जमींदार मध्यस्थ की भूमिका में आ गए थे, अभी हमने बात करी थी। तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी प्रथा में वो आ गए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन की संदर्भ में निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है, तो थॉमस मुनरो को, ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, थॉमस मुनरो को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो ये कॉर्नवालिस के समय पर ये प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने नहीं अपनाया, तो आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त अपनाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी, महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी और देहशाला व्यवस्था नहीं अपनाई थी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये यूपीपीसीएस में आ चुके हैं या फिर अन्य एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी हो, उसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इसी को घुमा घुमा के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है, तो देखिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी, ये गलत है। क्योंकि देखिए बी ऑप्शन में देखिए जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, तो वो सही बात है। दूसरा है सी कि भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 था, ये भी बात सही है। और ये व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी, ये भी सही है। बी सी डी और तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, बस ऑप्शन ए गलत है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। ऐसा नहीं था, जमींदारों की जमींदारी भी छिनती थी और जमीनों की खरीद बिक्री भी होती थी। प्रश्न संख्या 6, स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया है, तो आपको पता है कि भूमि का स्वामी किसे माना गया, अभी हमने बात करी है पिछले प्रश्नों में। तो ये ऑप्शन सी जमींदार है इसका जवाब। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है, तो देखिए सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त में लागू किया गया था, तो ये इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भू राजस्व व्यवस्था से है। प्रश्न संख्या 8, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू थी, तो देखिए 51% में क्या था आपका रैयतवाड़ी और 30% में महालवाड़ी और 19% में स्थायी बंदोबस्त लागू था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना था, तो अभी हमने बात की थी कितना था 10/11, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 10, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था, तो ऑप्शन बी किसानों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था, किसानों के साथ किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों महालवाड़ी में गांव के मुखिया के साथ ये व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो ये किसानों के साथ था। और जमींदारों के साथ किस में हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में।
तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही बनेगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें अपने, और मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक भी करें इस चैनल को। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज कार्लो, मुनरो, कॉर्नर रीड और हॉल्ट मैकेंजी। तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी था, ठीक है। और मुनरो और रीड जो थे आपके, वो किसके थे? वो किसके थे? स्थायी के तो थे नहीं वो। फिर कौन बचा आपकी दूसरी व्यवस्था, बताइए? मुनरो और रीड जो थे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के थे और हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी के थे, ठीक है। अब इसमें आप याद कर, वैसे भी याद कर सकते हैं कि महाल के अंदर हाल लिखा हुआ है और हॉल्ट मैकेंजी में भी हा और आधा ला है। तो इस ट्रिक से भी आपको ये याद कर सकते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, ना कि किसी व्यक्ति से? इस प्रश्न को समझिए कि भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, ना कि किसी व्यक्ति से। तो व्यक्ति में कहने का मतलब उसका यह है कि ना तो आप जमींदार की बात करें, ठीक है, ना आप ये दिमाग में सोचें कि किसानों से। तो किससे फिर? तो गांव का मतलब किससे है इसका? महालवाड़ी व्यवस्था से है, ठीक है। कोई रैयतवाड़ी में तो किससे था? किसानों से था, तो किसान एक व्यक्ति हो गया। स्थायी बंदोबस्त में किससे हो गया था? जमींदार से, तो वो भी एक व्यक्ति हो गया। तो आपका ए और बी तो वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी आपका बचता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में ये हो गया था। तो इसी प्रकार से प्रश्न हल किए जाते हैं एग्जाम हॉल में। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त की हमने अगर बात की थी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आपने क्षेत्र देखा था मानचित्र में, तो वो तो ए बी सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा डी। तो नीचे की तरफ भारत के जो दक्षिण की साइड में कौन सी व्यवस्था लागू थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है। और उत्तर में कौन सी थी? महालवाड़ी थी। तो इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त मद्रास में तो हो नहीं सकता, तो आप इस प्रकार से ए बी सी को एलिमिनेट करके आप ऑप्शन डी को लगा भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ शायद ना बनाऊँ। तो दोस्तों मुझे मोटिवेट करो और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। एक दूसरे की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।